हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज शाहजहां एवं औरंगजेब के समय झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं को देखेंगे। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन प्रमुख तथ्यों को चिन्हित करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शाहजहां का जो काल था, तो शाहजहां का काल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। इस काल में हम लोग पाते हैं कि छोटा नागपुर में जो नागवंश था, तो छोटा नागपुर के नागवंश के अंतर्गत दुर्जन साल 1640 तक जो है सो शासन करता रहा। जहांगीर के कैद से छूट करके जब दुर्जन साल अपनी राजधानी खोखरा आया, तो उसने यह महसूस किया कि खोखरा सामरिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तो एक नई राजधानी का निर्माण दुर्जन साल के द्वारा किया जाता है और यह जो नई राजधानी बनाई जाती है वो दोइसा के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। मतलब दोइसा को वो जो है सो अपनी राजधानी बनाता है। ये जो दोइसा था, ये तीन तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, एक तरफ दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ यह जो है सो जगह था जो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। ये जो दोइसा था यह करीब करीब 100 वर्षों तक जो है सो नागवंशियों की राजधानी बना रहा। इसी नई राजधानी में हम लोग पाते हैं कि दुर्जन साल एक महल भी बनाता है जिसको हम लोग नवरत्नगढ़ के नाम से जानते हैं। और इस महल की खास बात ये थी कि इस महल में दुर्जन साल ने झरोखा दर्शन का भी जो है सो प्रबंध किया था, जो मुगलों का प्रभाव था। हम लोग को पता है कि झरोखा दर्शन की परंपरा अकबर जो है सो आरंभ किया था और झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं में दुर्जन साल एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया या जिसने झरोखा दर्शन की परंपरा आरंभ की। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। हम लोग पाते हैं कि जब 1640 में दुर्जन साल की जब मृत्यु हो जाती है, तो रघुनाथ शाह जो है वह राजा बनता है। रघुनाथ शाह का शासनकाल 1640 से 1690 तक जो है सो रहता है। अब रघुनाथ शाह के समय में उल्लेख मिलता है कि खानजादा नाम के एक मुगल सेनापति को जो है सो छोटा नागपुर भेजा जाता है ना। और खानजादा का एक सीमित आक्रमण होता है और रघुनाथ शाह जो है सो मुगलों को लगान देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब अगर शाहजहां के समय में हम लोग अगर पलामू राज्य की बात करें, पलामू में जो चेरो वंशी शासक लोग जो शासन कर रहे थे, तो हम लोग पाते हैं कि शाहजहां के समय पलामू में चेरो वंशी शासक प्रताप राय का शासन था, जो सहबल राय का उत्तराधिकारी था। यह जो प्रताप राय था, तो प्रताप राय के समय ही हम लोग पाते हैं कि पलामू का पुराना किला बना। मतलब कि पलामू का पुराना किला प्रताप राय के समय ही निर्मित हुआ। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1632 ईस्वी में ही हम लोग पाते हैं क्या कि अब्दुल्ला खां नाम के एक व्यक्ति को शाहजहां ने पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया था, है ना। यही वजह है कि पलामू को बार बार जो है मुगलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, है ना। क्योंकि कोई क्षेत्र जब किसी मनसबदार को जागीर के रूप में दे दिया जाता था तो वह जागीरदार कहलाता था और जागीरदार अपने जागीर क्षेत्र से जो है सो लगान या उसका जो वेतन फिक्स होता था उसको वसूलने के लिए उत्तरदायी होता था। तो हम लोग पाते हैं कि अब्दुल्ला खां के कई आक्रमण होते हैं पलामू में और पलामू का राजा इन मुगल आक्रमणों का सामना बार बार जो है सो करता है। फिर 1641 में हम लोग देखते हैं कि शाइस्ता खां को बिहार का जो है सो सूबेदार बनाया जाता है, बिहार का गवर्नर उसको बनाया जाता है। अब शाइस्ता खां के समय में उल्लेख मिलता है कि 1642 में एक बड़ी मुगल सेना पलामू राज्य के विरुद्ध जो है वो भेजी जाती है और माना जाता है कि चेर उससे पराजित होते हैं और लगान देना जो है सो स्वीकार करते हैं, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1643 में इतिकाद खां
ये जो है सो बिहार का गवर्नर बनता है, सूबेदार बनता है। तो इतिकाद खां के समय हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि जबरदस्त खां को जो है सो पलामू के विरुद्ध जो है सो भेजा जाता है ना। माना जाता है कि जबरदस्त राय प्रताप राय को पर दबाव बना देता है, प्रताप राय को संधि के लिए जो है सो बाध्य कर देता है। और माना जाता है कि मार्च 1644 में जबरदस्त खां और प्रताप राय के बीच में एक संधि होता है। इस संधि के तहत 1 लाख रुपया और 1 हाथी ये जो है सो मुगलों को देना प्रताप राय स्वीकार करता है। और इसके बदले में प्रताप राय को 1000 जात का मनसबदार बनाया जाता है ना। इतिकाद खां की अनुशंसा पर प्रताप राय को 1000 जात का मनसबदार बनाया जाता है। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं में प्रताप राय पहला ऐसा राजा हुआ जिसे 1000 जात का मनसबदार बनाया गया था, है ना। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता जो हुआ था जबरदस्त खां और प्रताप राय के बीच हुआ था 1644 में, मार्च 1644 में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि जब प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है, जब उत्तराधिकार का युद्ध जो है सो आरंभ होता है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, तो हम लोग पाते हैं कि उससे पहले ही प्रताप राय की मृत्यु हो जाती है और फिर भूपाल राय जो है सो राजा बनता है। और भूपाल राय के पश्चात मेदिनी राय जो है सो शासक बनते हैं। 1658 से 1674 तक मेदिनी राय का जो है सो शासन रहता है, ठीक है। अब शाहजहां के काल में अगर हम लोग पंचायत राज की बात करें, मतलब धनबाद में पंचायत राज्य जो स्थापित था धनबाद के क्षेत्र में, तो हम लोग पाते हैं कि पंचायत का जो राजा था वीर नारायण, तो वो भी जो है सो मुगलों को कर देने के लिए बाध्य होता है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि शाहजहां के समय 1639 में, है ना, बंगाल जो प्रांत था, तो बंगाल प्रांत की राजधानी राजमहल थी। तो कहा जाता है कि 1639 में ही राजमहल से राजधानी ढाका जो है सो शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि 1639 तक शाहजहां के समय तक एक प्रकार से राजमहल बंगाल प्रांत की राजधानी थी, लेकिन 1639 में राजमहल की जगह ढाका को जो है सो बंगाल प्रांत का राजधानी बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि राजमहल का महत्व जो है वो घट गया। अभी भी वहाँ जो टकसाल स्थापित था मुगलों का, है ना, उस टकसाल में सिक्के अभी भी जो है सो ढाले जाते रहे थे, ठीक है। एक यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे झारखंड के राजमहल में, है ना, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक शाही टकसाल स्थापित था जहां मुगल सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि इतना चीज शाहजहां के काल में झारखंड के क्षेत्रीय शासकों शाहजहां के काल में झारखंड के क्षेत्रीय शासकों से संबंधित इतना चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब हम लोग औरंगजेब के काल में आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि औरंगजेब के काल में औरंगजेब का संघर्ष मुख्य रूप से छोटानागपुर के नागवंशी राजाओं के साथ होता है और पलामू के चेरो राजाओं के साथ जो है सो होता है। अन्य जो क्षेत्रीय राजा लोग थे औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब के प्रकोप से कमोबेश वो लोग मुक्त रहे थे। तो अगर हम लोग नागवंश की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि औरंगजेब के समय रघुनाथ शाह मुख्य रूप से जो है सो औरंगजेब का समकालीन था। 1640 से 1690 तक उसका शासन रहा। और फिर रघुनाथ शाह के पश्चात हम लोग पाते हैं क्या कि राम शाह का जो है सो शासन रहा। 1690 से 1715 तक उसका शासन था। अब ये जो रघुनाथ शाह था, तो रघुनाथ शाह को औरंगजेब के समय 2 आक्रमण का सामना जो है सो करना पड़ा। एक आक्रमण तो मुगलों के द्वारा हुआ, जिसकी चर्चा एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर के द्वारा भी की गई है ना। जो मुगलों का आक्रमण जो छोटानागपुर पर हुआ था रघुनाथ शाह के समय, तो फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने भी इसका उल्लेख किया है। और दूसरा आक्रमण चेरो शासक मेदिनी राय का जो है सो होता है छोटानागपुर पर। और मेदिनी राय का जो आक्रमण होता है, हम लोग देखते हैं कि मेदिनी राय की इस आक्रमण में नवरत्नगढ़ के किले में जो एक मुख्य दरवाजा था, जिसको दुर्जन साल जो है सो स्थापित किया था, वो पत्थर का दरवाजा, उस दरवाजे को उठा करके
मेदिनी राय जो है सो ले जाता है और पलामू के नए किले में उसको जो है सो स्थापित करता है। और इसी दरवाजे को हम लोग नागपुरी दरवाजा है ना, या नागपुरी फाटक के नाम से जो है सो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जो दो आक्रमण का सामना जो रघुनाथ शाह को जो है सो करना पड़ता है, तो हम लोग पाते हैं कि इन दोनों आक्रमणों के पश्चात रघुनाथ शाह जो है सो फिर संभलता है और अपने छोटा नागपुर के नागवंशी राज्य का जो है सो विकास के लिए बहुत सारा यत्न करता है ना। बहुत तरह के स्थापत्यों का जो है सो वो निर्माण करता है। और रघुनाथ शाह के इन्हीं सांस्कृतिक कार्यों के लिए कहा जाता है कि नागवंशी जो राज्य था, तो रघुनाथ शाह का काल नागवंशियों के इतिहास का स्वर्ण काल था। मतलब रघुनाथ शाह के काल को नागवंशी इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। 1640 से 1690 तक का जो इसका पीरियड था। अब ये जो रघुनाथ शाह था, तो रघुनाथ शाह कई इमारतों का निर्माण करता है, कई मंदिरों का निर्माण करता है, जिसमें हम लोग पाते हैं कि मदन मोहन मंदिर जो है सो प्रमुख है, जिसका निर्माण रघुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था, जो रांची के बेडिया में जो है सो स्थापित है। फिर हम लोग को उल्लेख मिलता है कि चुटिया का राम सीता मंदिर भी जो है वह रघुनाथ शाह के समय में ही जो है सो बनता है। रघुनाथ शाह के जो गुरु थे जिनका नाम हरिनाथ था, तो उनकी प्रेरणा से कई मंदिरों का निर्माण जो है रघुनाथ शाह के द्वारा किया जाता है। गया पांडे की जो पुस्तक है झारखंड की जनजातियां और संस्कृति, उसमें तो ये भी बताया गया है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो रघुनाथ शाह के द्वारा ही आरंभ किया गया और रघुनाथ शाह के द्वारा ही रथ मेला की भी जो है सो शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि राम शाह, रघुनाथ शाह के बाद जब राम शाह आता है, तो राम शाह के समय में एक बार फिर जो है सो औरंगजेब का दबाव जो है छोटानागपुर पर पड़ता है और राम शाह जो है सो औरंगजेब को 9,705 रुपया लगान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। औरंगजेब के काल में छोटानागपुर के नागवंशी राजाओं के संबंध में इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अब औरंगजेब के समय में पलामू में चेर राज्य की क्या स्थिति थी, तो हम लोग पाते हैं कि मेदिनी राय का जो है सो शासन था। औरंगजेब के समकालीन था मेदिनी राय, जिसका शासनकाल 1658 से 74 तक रहा था। पलामू का सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा था वो मेदिनी राय, और मेदिनी राय का काल जो है वो चेरो इतिहास का जो है सो स्वर्ण काल कहलाता है। जिस प्रकार से नागवंशी इतिहास का स्वर्ण काल हम लोग रघुनाथ शाह के काल को देखते हैं, उसी प्रकार से चेरो इतिहास का स्वर्ण काल मेदिनी राय के काल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि मेदिनी राय जो है वह अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है, लगान देना जो है सो बंद कर देता है। यही वजह है कि मुगल आक्रमण का जो है सो उसको सामना करना पड़ता है। मतलब कि झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं के संबंध में एक चीज हम लोग जान लेना चाहिए हम लोगों को कि जब मुगल दबाव पड़ता था तो ये लोग लगान देने के लिए तैयार हो जाते थे, फिर कुछ समय के बाद लगान देना बंद कर देते थे ये लोग, है ना। फिर दोबारा अभियान करना पड़ता था, तिबारा अभियान करना पड़ता था, ये क्रमशः जो है सो चलता रहता था। तो मेदिनी राय जब लगान देना बंद कर दिया तो मुगलों का जो है सो अभियान हुआ। दाऊद खां को जो है सो भेजा गया, है ना, एक प्रमुख सेनापति था मुगलों का जिसको हम लोग दाऊद खां के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में काफी एक्टिव था वो, तो दाऊद खां को जो है सो भेजा गया, है ना, मेदिनी राय से लड़ने के लिए भेजा गया। और कहा जाता है कि 1660-61 में जो है सो पलामू को दाऊद खां जो है सो जीत लेता है। ठीक है, और पहली बार हम लोग पाते हैं क्या कि औरंगा नदी के तट पर जो है सो चेरों और मुगलों के बीच में आमना सामना जो है सो युद्ध होता है ना। अब तक जो है सो मुगल सेना और यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के बीच में आमने सामने जो है सो लड़ाई नहीं हुआ था, है ना। सेना आती थी, ठीक है, दबाव बनाया जाता था, छिटपुट संघर्ष होता था और यहाँ के राजा जो है सो लगान देना स्वीकार कर लेते थे या आत्मसमर्पण कर देते थे। लेकिन पहली बार बड़ी संख्या में दोनों पक्ष अपनी सेना लेकर मैदान में उतरते हैं और लड़ते हैं, ऐसा फर्स्ट टाइम मेदिनी राय के समय हम लोग देखते हैं कि हुआ था। ये दाऊद खां के नेतृत्व में मुगल सेना आई थी और उसने मेदिनी राय को पराजित किया था। पलामू पर उसने जीत दर्ज की थी और कहा जाता है कि मेदिनी राय सरगुजा जो है सो भाग गया था। ठीक है,
अब इसी समय क्या होता है कि दाऊद खां का जब आक्रमण होता है तो दाऊद खां जो है वो दरवाजा जो दुर्जन साल बनवाया था और जिसको जो है सो मेदिनी राय ले आया था, है ना, छोटा नागपुर से पलामू के नए किले में जिसने लगवाया था, तो उस दरवाजे को जो है सो दाऊद खां उठा कर ले जाता है और औरंगाबाद में एक दाऊद नगर की जो है सो स्थापना करता है और वहां मुख्य गेट के रूप में उस दरवाजे को जो है सो लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि जब दाऊद खां पलामू को जीत लेता है तो मनकली खां को जो है सो फौजदार नियुक्त कर देता है वहां पर। ठीक है, और दाऊद खां वापस चला जाता है। मनकली खां कई वर्षों तक जो है सो वो फौजदार के रूप में पलामू क्षेत्र में रहता है। फिर हम लोग पाते हैं कि 1666 में, है ना, मनकली खां को जो है सो वापस बुला लिया जाता है और सीधे पलामू का क्षेत्र जो है वो बिहार के गवर्नर के अधीन आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मनकली खां वहां से चला जाता है तो दोबारा सरगुजा से मेदिनी राय वापस जो है सो अपनी राजधानी चला आता है ना, और वो 8 वर्षों तक जो है सो पलामू में प्रॉपर वे में जो है शासन करता है और पलामू को जो है सो विकास के शिखर तक जो है सो पहुंचा देता है ना। और शायद यही वो 8 साल है जिसके कारण मेदिनी राय के काल को चेरों के इतिहास का स्वर्ण काल जो है सो कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि मेदिनी राय की जब मृत्यु हो जाती है तो मेदिनी राय की मृत्यु के पश्चात रुद्र राय जो है सो राजा बनता है। रुद्र राय के पश्चात दिक्पाल राय और दिक्पाल राय के पश्चात साहिब राय जो है सो शासक बनते हैं, जिसको उत्तर मुगल काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि औरंगजेब के समय सिंहभूम जो क्षेत्र था तो सिंहभूम में सिंह वंश स्थापित था और महिपाल सिंह औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, तो सिंह वंश के राजा महिपाल सिंह जो औरंगजेब के समकालीन थे, तो कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो पोरहाट को जीतने में जो है सो असफल रहा था, है ना, मतलब कि औरंगजेब जो है वो महिपाल सिंह को प्रभावित नहीं कर सका, पोरहाट को जो है सो वो नहीं जीत पाया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के समय ये हजारीबाग का जो इलाका था वहां पर करीब करीब 5 छोटे छोटे जो है सो राज्य थे। ठीक है, एक का नाम था कुंडा राज्य, एक का नाम था रामगढ़ राज्य, एक का केंदी राज्य, एक का छय राज्य और एक का खड़गडीहा राज्य। ठीक है, कुंडा राज्य की स्थापना राम सिंह के द्वारा जो है सो की गई थी। औरंगजेब के समय रामगढ़ का जो राजा था उसका नाम दलेल सिंह था, ऐसा उल्लेख हम लोगों को मिलता है। केंदी का राज्य चतरा में था, इसके पूर्व में छय राज्य था। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में खड़गडीहा राज्य था। ठीक है, उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब के प्रकोप से ये राज्य अप्रभावित रहे, लेकिन दाऊद खां के आक्रमण के समय कुंडा का एक राजा था जिसका नाम था चुन राय, तो ये चुन राय जो है दाऊद खां से काफी डर गया और ये इस्लाम धर्म जो है सो स्वीकार कर लिया, है ना। तो कुंडा के इस राजा ने जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो मेदिनी राय को जो है सो काफी गुस्सा आया और कहा जाता है कि मेदिनी राय ने सुरवर राय को जो है सो चुन राय को मारने के लिए भेजा और कहा जाता है कि सुरवर राय के हाथों चुन राय की हत्या जो है सो करा दी गई मेदिनी राय के द्वारा, है ना। मेदिनी राय इस बात का गुस्सा था कि ये जो राजा था चुन राय, इसने इस्लाम क्यों स्वीकार किया, है ना, तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जो है सो चुन राय की हत्या करा देता है ना। अब मुगलों के संपूर्ण काल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही पाते हैं कि संथाल परगना का जो क्षेत्र था तो अस्थायी रूप से मुगलों के नियंत्रण से वो बाहर रहा, है ना। संथाल परगना का क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव जो है वो नाम मात्र का भी नहीं पड़ा, है ना। मुख्य रूप से पलामू और छोटा नागपुर का इलाका ही मुगलों से जो है सो प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब उत्तर मुगल काल में जब हम लोग जाएंगे, है ना, मतलब 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1857 तक का जो काल हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग कई उत्तरवर्ती क्षेत्रीय राजाओं को जो है सो देखेंगे। धीरे धीरे जो है यहाँ के क्षेत्रीय राज्य शक्तिहीन होते चले गए, यहाँ के राजा शक्तिहीन होते चले गए, यहाँ के राज्यों में अराजकता व्याप्त होती चली गई और अंग्रेजों को मौका मिला झारखंड में प्रवेश करने का और यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को अपना अधीनस्थ बनाने का, और धीरे धीरे फिर पूरा झारखंड जो है वो अंग्रेजों का अधीनस्थ बन जाएगा। और इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में जो है सो करेंगे। धन्यवाद।